तो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिवीजन ऑफ आवर सीए इंटर इनकम टैक्स एंड दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में आज बात करेंगे और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये दो छोटे टॉपिक हम लोग आज खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर सबसे पहले हम लोग माइनर की क्लबिंग के बारे में पढ़ लेंगे। माइनर की इनकम के बारे में इनकम टैक्स लॉ क्या बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है कि माइनर की जो भी इनकम होगी वो पेरेंट के हाथ में क्लब हो जाएगी। ठीक है, किसके हाथ में क्लब हो जाएगी? पेरेंट के हाथ में। सपोज मेरी बेटी है, उसकी इनकम किसके हाथ में क्लब हो जाएगी? पेरेंट के हाथ में क्लब हो जाएगी। लेकिन तीन केस है जिसमें बच्चे के हाथ में ही इनकम होगी, पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी। तीन सर्कमस्टेंसेस में बच्चे के हाथ में ही इनकम होगी, पेरेंट्स के हाथ में क्लबिंग करने की जरूरत नहीं है। पहला, अगर वो बच्चा डिसेबल है एज पर द डिसेबिलिटी मेंशन अंडर एटीयू। एटीयू में जो डिसेबिलिटी मेंशन है उस हिसाब से अगर वो बच्चा डिसेबल है तो उसकी इनकम बच्चे के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। दूसरा, अगर बच्चा मेहनत मजदूरी करके मैनुअल वर्क करके कमा रहा है, अपनी मेहनत से कमा रहा है, तो उसकी इनकम बच्चे के हाथ में ही क्लब होगी, माँ बाप के हाथ में क्लब नहीं होगी। ठीक है। तीसरा, अगर बच्चा वो अपने टैलेंट से, स्किल से, कोई सिंगिंग कंपटीशन में, कोई डांसिंग कंपटीशन में, कोई क्विज में जीत गया पैसा और उसने अपना वो पैसा कमाया, केबीसी में पैसा कमाया, तो अपनी स्किल से कमाया, अपने टैलेंट से कमाया, वो भी पैसा माँ बाप के हाथ में क्लब नहीं होगा। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। तो बाय डिफॉल्ट बच्चे की इनकम किसके हाथ में क्लब हो जानी चाहिए? माँ बाप की इनकम के हाथ में क्लब हो जानी चाहिए बच्चे की इनकम। लेकिन ये तीन सर्कमस्टेंसेस है जिसमें माँ बाप के हाथ में उसकी इनकम क्लब नहीं होगी। ठीक है, नाउ 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 अब कौन से माँ बाप के हाथ में क्लब होगी? तो उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्या माँ बाप की मैरिज है। अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर माँ बाप की मैरिज है, हो सकता है मैरिज टूट भी गई हो, मैरिज है, तो माँ या बाप किसके हाथ में क्लब करो? जिसकी भी इनकम ज्यादा है, ये वाली इनकम छोड़कर, ये माइनर की इनकम छोड़कर जिसकी भी इनकम ज्यादा है उसके हाथ में उसको क्लब करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स में से फादर की इनकम ज्यादा है, माइनर की इनकम छोड़कर फादर की अदर इनकम ज्यादा है तो फादर के हाथ में क्लब करो, मदर की अदर इनकम ज्यादा है तो मदर के हाथ में क्लब करो। अच्छा, अगर मैरिज सक्सेस नहीं है, मतलब डाइवोर्स हो गया हस्बैंड वाइफ का, तो फिर किसके हाथ में क्लब होगा? तो फिर उसके हाथ में क्लब होगा जो उस बच्चे को उस साल में मेंटेन कर रहा है। उस साल में मेंटेन कर रहा है मतलब उस साल में उस बच्चे को पाल पोस रहा है, उसके हाथ में वो इनकम क्लब हो जाएगी। ठीक है, एक बार मां या बाप किसके भी हाथ में इनकम क्लब हो गई, हर साल उसको चेंज नहीं करने का। एक बार मां के हाथ में क्लब हो गई या पिताजी के हाथ में क्लब हो गई तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसको आपको अभी चेंज नहीं करना है, अनलेस आप असेसिंग ऑफिसर को जाकर एक रीजन दो, स्ट्रॉन्ग रीजन दो कि मुझे चेंज करना है, मुझे क्यों चेंज करना है। स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी जाकर वो चेंज करने देगा। नहीं तो एक बार मां या बाप किसी के भी हाथ में क्लब हो गया फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर मां बाप में से कोई भी अगर जिंदा नहीं है तो क्या होगा? तो लीगल गार्डियन के थ्रू माइनर अपना रिटर्न भरेगा, उस केस में क्लबिंग करने की जरूरत नहीं है, क्लबिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मां की भी डेथ हो गई, फादर की भी डेथ हो गई, तो अब रिटर्न तो भरना पड़ेगा उसको, वो तो उसका कानूनी मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भरना पड़ेगा। तो एक लीगल गार्डियन, उसका चाचा मामा कोई भी होगा, वो उसका रिटर्न भरेगा उसके बिहाफ पे। लेकिन अब क्लबिंग वबिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बच्चा मैनुअल वर्क से पैसा कमाता है तो क्लबिंग नहीं होती है। बच्चा स्किल और टैलेंट से पैसा कमाता है, क्लबिंग नहीं होती है। मान लो बच्चे ने मैनुअल वर्क या स्किल और टैलेंट से 1 करोड़ रुपया कमा लिया, अब वो 1 करोड़ रुपया क्लब नहीं होगा, वो बच्चे के हाथ में ही होगा। अब बच्चे ने अगर वो 1 करोड़ रुपया बैंक में इन्वेस्ट किया, उस पे इंटरेस्ट मिला, तो वो इंटरेस्ट मां बाप के हाथ में क्लब होगा, उस पे क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। चेक करो, क्योंकि वो जो अब इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो अभी उसकी स्किल से नहीं कमा रहा है, वो उसके मैनुअल वर्क से कमा रहा नहीं है, वो अपने टैलेंट से नहीं कमा रहा है, वो वाला इनकम मां बाप के हाथ में क्लब हो जाएगा, जैसे क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट होते। अच्छा, बच्चा ड्यूरिंग द ईयर मेजर हो गया, तो से सितंबर में मेजर हो गया या अक्टूबर में मेजर हो गया, अक्टूबर में उसका 18 महीने 18 साल का वो हो गया अक्टूबर में। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा? 1 अप्रैल से लेकर सितंबर तक की इनकम उसकी क्लब करनी होगी और उसके बाद की इनकम उसकी क्लब करने की जरूरत नहीं है। चेक करो, तो फर्स्ट अप्रैल से सितंबर तक, अक्टूबर में अगर 18 साल का हो गया तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक की इनकम उसकी क्लब कर दीजिए, उसके बाद की इनकम उसको क्लब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक लास्ट चीज है यहां पर कि जो भी इनकम माइनर की मां बाप के हाथ में क्लब होती है उसके लिए मां बाप को एग्जेम्पशन मिलता है। हर एक बच्चे के लिए जितनी भी इनकम क्लब हो रही है उस पर मैक्सिमम 1500 रुपए का एग्जेम्पशन मां बाप को मिलेगा। एक बच्चा है तो एक बच्चे पे 1500, दो बच्चा है तो दो बच्चे पे 1500 1500 मतलब 3000, तीन बच्चा है तो 4500, चार बच्चा है तो 6000, पांच बच्चा है तो 7500, छह बच्चा है तो 9000। इसमें कोई नंबर ऑफ चाइल्ड का लिमिट भी नहीं है, चेक कर लो।
चलिए अगले फॉर्म ऑफ क्लबिंग की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 6414। यहां पर क्या हो रहा है, अगर एक हस्बैंड, गौर से सुनना, एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को कोई असेट ट्रांसफर करता है, कैसे ट्रांसफर करता है, या वाइफ हस्बैंड को करती है, हस्बैंड वाइफ को करता है, या वाइफ हस्बैंड को करती है, कैसे ट्रांसफर करता है, विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री में, या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब सस्ते में, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर करता है या सस्ते में ट्रांसफर करता है, एक्सेप्ट वेयर देयर इज अ ट्रांसफर इन कनेक्शन विद अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। अगर दोनों अलग रहने का अग्रीमेंट है, दोनों के बीच में एक लिव अपार्ट अग्रीमेंट है कि हम दोनों अलग रहेंगे, तो बात अलग है, तो ट्रांसफर कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अग्रीमेंट नहीं है अलग रहने का, उसके बावजूद भी अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर असेट फ्री में देता है या अगर असेट सस्ते में देता है, तो उसकी जो भी इनकम है वो हस्बैंड के हाथ में ही क्लब हो जाएगी और वो हस्बैंड उसके ऊपर इनकम टैक्स भरेगा। सपोज मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई एसेट है, से मेरे पास कोई एफडी है, वो मैंने अपना एफडी अपनी बीवी को दे दिया, ठीक है, फ्री में दे दिया, तो उससे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो मेरे हाथ में ही क्लब होगा, वो मैं ही टैक्स भरूंगा, वो मेरी बीवी उस पर टैक्स नहीं भरने वाली है, उसका टैक्स मुझे ही भरना पड़ेगा। लेकिन द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ शुड एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम, जब मैंने एसेट ट्रांसफर किया तभी भी हम लोग हस्बैंड वाइफ होना चाहिए, और जब मेरी बीवी के हाथ में इनकम अक्रू हुआ तभी भी हम लोग हस्बैंड वाइफ होना चाहिए। तो रूल बहुत सिंपल है, देखो, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई असेट देता है तो उससे जो भी इनकम वाइफ कमाएगी, कैसे देता है, कैसे देता है, फ्री में देता है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में देता है, सस्ते में देता है या फ्री में देता है। तो अगर फ्री में देता है और सस्ते में देता है तो ही क्लबिंग करना है, अगर नॉर्मल प्राइस पे बेच रहा है तो क्लबिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को असेट एक नॉर्मल मार्केट प्राइस पे बेचा है तो कोई क्लबिंग करने की जरूरत नहीं है। फ्री में दे रहा है या सस्ते में दे रहा है तो उसकी इनकम हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी। हाँ, दोनों के बीच में अगर रिश्ता टूटा हुआ है, अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है, तो फिर अगर दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में क्लबिंग नहीं होगा। प्लस रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ शुड एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जब ट्रांसफर कर रहा हूं तभी भी हस्बैंड वाइफ होना चाहिए, और वाइफ ने जब इनकम कमाई तभी भी हम लोग हस्बैंड वाइफ होना चाहिए, ठीक है। प्लस ये प्रोविजन हाउस प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये प्रोविजन सारे असेट्स के लिए एप्लीकेबल है, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर। हाउस प्रॉपर्टी के लिए इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लिए ऑलरेडी एक सिमिलर प्रोविजन सेक्शन 27 में है, डीम्ड ओनर के कॉन्सेप्ट के अंदर। याद करो, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को, या अगर एक फादर या मदर अपने माइनर बच्चे को, नॉट बीइंग ए माइनर डॉटर को छोड़कर अगर असेट ट्रांसफर करते हैं, फ्री में ट्रांसफर करते हैं या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर करते हैं, उसका जो भी रेंट है वो ट्रांसफरर के हाथ में डीम टू बी टैक्सेबल हो जाता है। याद करो, सेक्शन 27 में हमने पढ़ा था ये डीम्ड ओनर के कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या सीखा, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो असेट ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में। नेक्स्ट वाला प्रोविजन क्या है पता है, एक अससी अब अपनी बहू को असेट ट्रांसफर कर रहा है, बहू को मतलब ससुर जी अपनी बहू को ट्रांसफर कर रहा है या सासू अपनी बहू को ट्रांसफर कर रही है, कैसे ट्रांसफर कर रही है, फिर से विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उसकी जो भी इनकम है वो किसके हाथ में क्लब हो जाएगी, वो ससुर जी के हाथ में या सास के हाथ में क्लब हो जाएगी पूरी की पूरी इनकम। फिर से द रिलेशनशिप बिटवीन द फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ एंड the daughter-in-law should exist both at the time of transfer and at the time when the income accrues। दोनों टाइम पे रिलेशनशिप अक्रू, दोनों टाइम पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। कौन सी रिलेशनशिप यहां पर एग्जिस्ट होगी, फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप ट्रांसफर करते समय भी होनी चाहिए, और जब सामने वाला बंदा जो बहू है तुम्हारी वो इनकम कमा रही है तभी भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप कोई असेट ट्रांसफर कर रहे हो कोई ऐसे पर्सन को, किसी कंपनी को, किसी एओपी को, किसी ट्रस्ट को, और उसको बोल रहे हो कि उसका जो भी बेनिफिट है, मैं सपोज अपना कोई असेट ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं अपना एक बैंक का एफडी ट्रांसफर कर रहा हूं एक ट्रस्ट को, एक एओपी को, एक पर्सन को, और उसको बोल रहा हूं उसका जो भी इंटरेस्ट है वो या तो मेरे बीवी को दे देना या तो मेरे बेटे की वाइफ को दे देना। बहुत बारीकी से सुनो, फिर से बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्रस्ट को पकड़ रहा हूं, एक एओपी को पकड़ रहा हूं, एक पर्सन को पकड़ रहा हूं, उसको असेट ट्रांसफर कर रहा हूं और उससे बोल रहा हूं कि उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो मेरी बीवी को देने का या तो मेरी बहू को देने का। तो ऐसे केस में अगर मैं ऐसे काम करता हूं तो वो इनकम मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी, चेक कर लो, मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी, चेक करो। नेक्स्ट वाला क्लबिंग प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है पता है, ये वाले क्लबिंग प्रोविजन में सपोज एक हस्बैंड है, ठीक है, एक हस्बैंड का एक पार्टनरशिप फर्म या किसी कंपनी में 20% स्टेक है, 20% प्रॉफिट है, 20% शेयर ऑफ प्रॉफिट है, 20% वोटिंग पावर है, 20% शेयर होल्डिंग है, तो इसको माना जाता है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो अब अगर हस्बैंड का किसी कंपनी के अंदर, किसी फर्म के अंदर 20% स्टेक है, ठीक है, अब अगर उसी फर्म के अंदर, उसी कंपनी के अंदर वाइफ नौकरी करती है और वाइफ को उधर से सैलरी मिलती है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, दिक्कत अब शुरू हो रही है। वाइफ को कोई टेक्निकल कंपिटेंसी नहीं है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, उसके बावजूद भी उसको सैलरी मिल रही है। तो ऐसे केस में अगर कोई कंसर्न में हस्बैंड का 20% स्टेक है, मतलब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और ऐसे कंसर्न में, ऐसे कंपनी में, ऐसे फर्म में, ऐसे एलएलपी में अगर वाइफ को बिना कोई काबिलियत के, बिना कोई टैलेंट के, बिना कोई स्किल के, बिना कोई प्रोफेशनल कंपिटेंस के अगर वहां सैलरी मिलती है, तो गवर्नमेंट बोलती है उसकी इनकम हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी। ठीक है, उसकी इनकम किसके हाथ में क्लब हो जाएगी? हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी। ये बोलता है ये प्रोविजन। हाँ, अगर उसके पास काबिलियत है, उसके पास टेक्निकल कंपिटेंस है, तो फिर कोई क्लबिंग करने की जरूरत नहीं है, फिर वाइफ अपनी इनकम पे खुद टैक्स भरेगी। अच्छा, अगर ऐसे कंसर्न में अगर हस्बैंड का भी 20% है और वाइफ का भी 20% है, तो फिर वो सैलरी किसके हाथ में क्लब होगी? तो गवर्नमेंट बोलता है कि ऐसे केस में जिसकी भी इनकम दोनों की में से, हस्बैंड और वाइफ, सपोज हस्बैंड का भी 25% स्टेक है उस कंपनी में, वाइफ का भी 25% स्टेक है उस कंपनी में, तो फिर किसके हाथ में क्लब करने का? तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलती है जिसकी भी इनकम ये वाले रेम्यूनरेशन को छोड़कर ज्यादा है, उसके हाथ में क्लब कर दो। अगर हस्बैंड की इनकम ज्यादा है तो हस्बैंड के हाथ में क्लब कर दो, वाइफ की इनकम ज्यादा है तो वाइफ के हाथ में क्लब कर दो। जिसकी भी इनकम ये वाले रेम्यूनरेशन को छोड़कर ज्यादा है, उसके हाथ में उस इनकम को क्या कर दो? क्लब कर दो, क्लब कर दो, क्लब कर दो। और एक बार आप क्लब कर दोगे, उसके बाद अगले साल उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो जब तक आप असेसिंग ऑफिसर से इजाजत नहीं ले लेते हो। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर से आपको क्या लेना पड़ेगा? इजाजत लेना पड़ेगा अगले साल, अगर आपको उसे चेंज करना है तो। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। अगर आप सिर्फ किसी को इनकम ट्रांसफर कर दोगे बिना असेट ट्रांसफर करे, तो उसकी इनकम आपके हाथ में ही टैक्सेबल होगी। मिसाल के तौर पर, मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के डिवेंचर्स खरीदा, अब डिवेंचर्स पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैं रिलायंस को क्या बोलता हूं पता है? इसका जो भी इंटरेस्ट है ना, वो मेरे फ्रेंड के अकाउंट में डाल देना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? असेट ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, मैं रिलायंस को सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा हूं कि इसका जो भी इंटरेस्ट है वो मेरे फ्रेंड के अकाउंट में डाल देना। असेट भी तो ट्रांसफर करो भाई, सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर करने से क्या होगा? इंटरेस्ट ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होगा। यू आर ट्रांसफरिंग ओनली इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग व्हाट? दी असेट। अगर आप सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर दोगे बिना असेट ट्रांसफर करे, काम नहीं चलेगा इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में वो इनकम आपके हाथ में ही क्लब होगी। सिर्फ डिबेंचर के साथ साथ इंटरेस्ट ट्रांसफर करता तो कोई दिक्कत नहीं होती। डिबेंचर तो अपने नाम पे ही रख रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है, नहीं चलेगा, आपके हाथ में ही इनकम क्लब हो जाएगी। चेक करो। नेक्स्ट क्लबिंग की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन 61 वाला, रिवोकेबल ट्रांसफर। अगर आप किसी को रिवोकेबल ट्रांसफर करते हो, सबसे पहले रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ट्रांसफर जहां पर मैं आपको एसेट तो आज दे रहा हूं, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि मुझे जब चाहिए मैं वापस ले सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मैंने आपको कोई ट्रांसफर कर दिया, कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया, किसी बैंक का एफडी ट्रांसफर कर दिया, किसी डिवेंचर को ट्रांसफर कर दिया, तो उससे इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन उसकी इनकम मेरे हाथ में क्लब होगी। चेक करो, टैक्स मैं भरूंगा, ट्रांसफर टैक्स भरेगा, क्योंकि वो रिवोकेबल ट्रांसफर है, जब चाहे जिंदगी में मैं वापस ले सकता हूं। ठीक है, तो जब भी मैं वापस ले लूंगा तो मेरा ही हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ टेम्पररीली आप किसी को दे रहे हो। तो रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में अगर कोई असेट आप किसी को रिवोकेबल ट्रांसफर के तौर पे देते हो, मतलब वापस लेने वाले हो, तो उसकी इनकम भले सामने वाला कमा रहा है, लेकिन उसका टैक्स तो आप ही भरने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक असेट आप एचयूएफ को ट्रांसफर करते हो, मैंने एचयूएफ को एक असेट ट्रांसफर किया, कैसे ट्रांसफर किया? विदाउट कंसिडरेशन, या तो फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उससे जो भी इनकम आएगी वो कौन भरेगा? उस पे टैक्स मैं ही भरूंगा, मैं ही भरूंगा, मैं ही भरूंगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई एसेट है, वो मैंने एचयूएफ को दे दिया, फ्री में दे दिया या सस्ते में दे दिया, उसके ऊपर जो भी टैक्स आएगा वो मेरे हाथ में क्लब होगा, दैट इज मेंबर के हाथ में क्लब होगा। एचयूएफ उस पर टैक्स नहीं भरेगा। अब मान लो वो असेट किसके पास आ गया? वो असेट आ गया एचयूएफ के पास। ठीक है, अब एचयूएफ ने पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन करने के बाद वो असेट एचयूएफ ने मेरी बीवी को दे दिया। फॉर एग्जांपल, देखो, जो असेट ओरिजिनली मैंने एचयूएफ को दिया था, वो पार्टीशन के बाद एचयूएफ ने मेरी बीवी को दे दिया। अब उससे मेरी बीवी जो इनकम कमाएगी ना, वो भी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। चेक करो, आफ्टर पार्टीशन इनकम फ्रॉम सच असेट रिसीव्ड बाय स्पाउस शैल बी टैक्सेबल, शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। तो बारीकी से सुना, यहां पर 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है? मैं पहले एचयूएफ को असेट दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, उससे जो भी इनकम आएगी वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी। अब एचयूएफ खत्म हो गया, पार्टीशन हो गया, तो एचयूएफ ने वो एसेट मेरी बीवी को ट्रांसफर कर दिया, तो उससे मेरी बीवी जो इनकम कमाएगी ना, वो भी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। ये बोलना चाहता है ये प्रोविजन। ठीक है, नेक्स्ट कुछ कॉमन पॉइंट्स है वहां पर, एक एक करके सब बोलता हूं मैं। इनकम के अंदर लॉस भी होगा, सिर्फ इनकम क्लब नहीं होता है, अगर लॉस भी है तो वो भी आपको क्लब करना पड़ेगा, जैसे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन एन असेट ट्रांसफर्ड इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म, इनकम डिराइव फ्रॉम सच असेट शैल आल्सो बी क्लब्ड। मिसाल के तौर पर, अगर मैंने आपको कोई असेट ट्रांसफर किया, ठीक है,
अब वो असेट को बेच के आपने कोई दूसरा असेट खरीदा, तो उससे जो इनकम कमा रहे हो वो भी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने अगर आपको असेट ट्रांसफर किया, उसको बेचकर आपने कोई दूसरा असेट खरीद लिया, तो उससे आप सपोज मैंने आपको डिबेंचर्स दिया था, अब वो डिबेंचर्स बेचकर आपने बॉन्ड्स खरीद लिया, तो उस बॉन्ड से जो इंटरेस्ट आएगा वो भी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन को हम एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं मानते हैं, ठीक है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन कोई किस्म का कंसिडरेशन होता ही नहीं है कानून की नजर में। कानून की नजर में कंसिडरेशन मतलब कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, प्यार व्यार प्यार मोहब्बत ये सारी चीजें कंसिडरेशन नहीं मानी जाती है। इसके बारे में मैंने आपको क्लास में बोला था, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैंने आपको असेट ट्रांसफर किया, ठीक है, और मैंने आपको असेट ट्रांसफर किया, उसके बाद उस असेट को आपने बेच दिया, तो उससे जो कैपिटल गेन्स आया ना वो भी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। चेक करो, मैंने आपको असेट ट्रांसफर किया, आपने उसको बेच दिया, मैंने अपनी बीवी को असेट ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन, उसने उसको बेच दिया, तो उससे जो कैपिटल गेन्स आएगा वो भी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला है क्रॉस ट्रांसफर। मैं अपनी बीवी को अगर अपना असेट ट्रांसफर करूंगा विदाउट कंसिडरेशन तो क्लबिंग हो जाएगा। तो मैं अपनी भाई की बीवी को ट्रांसफर करता हूं असेट, मतलब भाभी को, और मेरा भाई भी मेरी बीवी को असेट ट्रांसफर करता है, मतलब उसकी भाभी को, तो इसको बोलते हैं क्रॉस ट्रांसफर, ठीक है। तो जो चीज तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते वो इनडायरेक्टली भी नहीं करना चाहिए, तो दे आर इंटरकनेक्टेड टू सच एन एक्सटेंट दैट दे आर गोइंग टू बी क्लबिंग द इनकम। इनकम क्लब हो जाएगी इस केस में भी। मैं अपनी बीवी को असेट देने के बदले अपनी भाई की बीवी को असेट देता हूं, मेरा भाई अपनी बीवी को खुद को असेट देने के बदले मेरी बीवी को असेट देता है, तो ये ट्रांजैक्शन भी क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस ट्रांसफर, ठीक है। सर क्लबिंग करने के टाइम पर क्या हमको डिडक्शन भी मिलेंगे? हाँ मिलेंगे ना, नॉर्मली इनकम क्लब होती है भाई। 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर जो भी डिडक्शंस मिलते हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 5 इन हेड्स ऑफ इनकम में जो भी डिडक्शंस मिलते हैं, तो जो भी डिडक्शंस अगर आपके हाथ में इनकम टैक्स होती तो कितने पे टैक्स होती, वैसे ही क्लबिंग करते समय भी टैक्स होगा। तो कोई क्लबिंग करते समय कोई अलग से प्रोविजन नहीं है कंप्यूटेशन का, ठीक है। सिर्फ माइनर वालों के केस में 1500 रुपए का एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पशन मिलता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, मैंने अपनी बीवी को असेट ट्रांसफर किया, ठीक है, उससे उसने 1 लाख रुपया कमाई, वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। अब उस 1 लाख रुपए को उसने वापस से इन्वेस्ट करी, क्योंकि देखो पहले मैंने अपनी बीवी को असेट ट्रांसफर किया, उससे उसने 1 लाख रुपया कमाई, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे ट्रांसफर किया या विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया, उससे उसने 1 लाख कमाई, तो वो तो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। अब वो 1 लाख रुपया वो वापस से कहीं इन्वेस्ट कर रही है, उस पे जो इनकम आएगी ना वो क्लब नहीं होगा। चेक करो, जो इनकम क्लब हो रही है उसको री इन्वेस्ट करके अगर वो पैसा कमा रही है तो वो इनकम क्लब नहीं होगी। पॉइंट नंबर 7 बहुत बारीकी से सुन लेना, ठीक है, बहुत बारीकी से सुन लेना। पॉइंट नंबर 8 एक स्पेशल प्रोविजन है, जहां पर मैं एक इंडिविजुअल हूं और मैं अपनी बीवी को या अपनी बहू को, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं अपनी बीवी को या मैं अपने बहू को क्या दे रहा हूं, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दे रहा हूं, उसकी पार्टनरशिप फर्म में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दे रहा हूं, तो उसका जो भी प्रॉफिट है वो भी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। कितना क्लब होगा, उसके बिजनेस का प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय मैंने जितना उसको पैसा दिया डिवाइडेड बाय उसके बिजनेस का ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल लेना पड़ेगा, 1/4/2022 का ओपनिंग कैपिटल लेना पड़ेगा आपको। ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ पैसा दे रहे हो तो वो कंसिडर नहीं करना है, आपको ओपनिंग कैपिटल कंसिडर करना है। तो सपोज मैंने अपनी बीवी को 5 लाख रुपया कैपिटल दिया, ठीक है, कैपिटल दिया 5 लाख रुपया, तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल ऑफ द बिजनेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मल्टीप्लाइड बाय उस बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट है, वो जितना भी रेशियो आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्लबिंग का टॉपिक, एक बार देख लो, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते, दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। So let's go ahead with the next topic, that is set off and carry forward and set off of losses। इसमें सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा सेक्शन 70 जो बात करता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको दूसरे हेड में जाने की जरूरत नहीं, अपने हेड में ही लॉस को सेट ऑफ करो। जैसे पीजीबीपी, सीजी, आईएफओएस, एचपी, दूसरे हेड में नहीं जाने का, ठीक है, अपने ही हेड में रहने का। लेकिन इसमें 4 एक्सेप्शन है, मतलब 4 जगह पे कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल के रखा है गवर्नमेंट ने। सबसे पहले, अगर स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस है ना तो वो सिर्फ स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, वो नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होगा, नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। सर इसका उल्टा पॉसिबल है क्या? इसका उल्टा पॉसिबल है। अगर नॉन स्पेक्यूलेशन लॉस है ना, वो वाला लॉस स्पेक्यूलेशन की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, उल्टा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा सीधा पॉसिबल नहीं है। स्पेक्यूलेशन का लॉस नॉन स्पेक्यूलेशन से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, लेकिन नॉन स्पेक्यूलेशन का लॉस स्पेक्यूलेशन से सेट ऑफ हो सकता है। ये पहले पॉइंट में लिखा गया है। दूसरा, जो लॉस आपको फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से जो लॉस होता है
वो लॉस भी आपको सिर्फ उसी सिमिलर इनकम से सेट ऑफ करने मिलेगा, दूसरे किसी इनकम से आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो आपका होता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। उल्टा पॉसिबल है, उल्टा जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, अगर उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेन सेट ऑफ करना है तो वो कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट, और 35 एडी का जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होगा, वो दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से। तो ये 4 रिस्ट्रिक्शन आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे जो इनकम टैक्स के अंदर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटर हेड एडजस्टमेंट, मतलब अब अपने हेड से बाहर निकलो और दूसरे हेड में जाओ। अब अपने हेड से बाहर निकल के दूसरे हेड में जाओगे तो आप सेट ऑफ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है? स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस को तो गवर्नमेंट ने देखो बोला है कि नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस से भी अलाउड नहीं है, तो दूसरे हेड से तो सवाल ही नहीं उठता है। स्पेक्यूलेशन बिजनेस तो सिर्फ स्पेक्यूलेशन से सेट ऑफ होगा, दूसरे हेड में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। हॉर्स रेस वाला लॉस भी सिर्फ हॉर्स रेस की इनकम से सेट ऑफ होगा, दूसरे हेड में जाने का सवाल भी नहीं उठता है। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ होगा, दूसरे हेड में जाने का सवाल नहीं उठता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी सिर्फ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, दूसरे हेड में नहीं जा सकता है। मतलब अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी कैपिटल गेन का लॉस है वो आप दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। पीजीबीपी लॉस को आप सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। और आखिर में 35 एडी बिजनेस का जो लॉस है वो आप सिर्फ 35 एडी बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो, वो आप दूसरी बिजनेस या दूसरे किसी हेड से एचपी सीजी या किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। और आखिरी छठा पॉइंट, अगर कोई एग्जेम्प्ट लॉस है, जैसे एग्रीकल्चर में आपको लॉस हो गया तो वो एग्जेम्प्ट लॉस है, एग्रीकल्चर इनकम भी एग्जेम्प्ट है तो उसका लॉस भी एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर आपको किसी और हेड से सेट ऑफ करना है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को अगर आपको सीजी से सेट ऑफ करना है, पीजीबीपी से सेट ऑफ करना है, सैलरी से सेट ऑफ करना है, आईएफओएस से सेट ऑफ करना है, तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपया ही सेट ऑफ कर सकते हो, उससे ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी लॉस किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ करना अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, ठीक है। अब इसके नीचे मैंने पूरे चैप्टर का आपको यहां पर एक समरी डाल के दे दिया, वो आप देख सकते हो। आपको अगर एक बार इसमें से रिवाइज करना है तो इसमें से डायरेक्ट भी रिवाइज कर सकते हो। अब मैं बढ़ता हूं आगे। एक बार लॉस, पहले इंटर हेड, अपने इंट्रा हेड, अपने हेड में देखने का, अपने हेड में भी सेट ऑफ करने के बाद बच जाता है तो इंटर हेड, दूसरे हेड में जाने का, उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद भी बचता है तो कैरी फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड करने के लिए गवर्नमेंट के पास यहां पर 7 सेक्शन है, 71B, 72, 73, 73A, 74, 74A एंड 32 सबसेक्शन 2। अब ये अलग 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 हेड ऑफ इनकम के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एचपी लॉस, एचपी लॉस कैरी फॉरवर्ड करके आप किसके साथ सेट ऑफ करोगे? जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे ना तो आपको सिमिलर इनकम से ही सेट ऑफ करना पड़ेगा, दूसरी इनकम से सेट ऑफ करना अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके पीजीबीपी से सेट ऑफ कर लो, क्या नहीं कर सकते हो। एचपी लॉस एचपी से ही सेट ऑफ होएगा, पीजीबीपी से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, आईएफओ से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, दूसरे किसी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। देयरफॉर एचपी लॉस एचपी से सेट ऑफ होएगा और इसको आप कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 8 साल तक। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, कोई भी बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, स्पेकुलेशन बिजनेस से भी हो सकता है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से भी हो सकता है, और 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस 73 में उसके नाटक है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा और वो भी 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो, उससे ज्यादा सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। 35 एडी का जो बिजनेस लॉस है वो 73A सेक्शन के अंदर कवर्ड है, उसके भी नाटक है, वो सिर्फ 35 एडी की बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होगा। वो 14 बिजनेस है ना, होटल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, तो वो सिर्फ 14 बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा, 15 बिजनेस से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। और ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए सेट ऑफ होगा, यहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों गेन से सेट ऑफ कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 8 साल तक। लेकिन लॉन्ग टर्म में नाटक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा,
वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, ठीक है। लॉस ऑन द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज में जो लॉस है वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप उसको 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड करो और उसकी सिमिलर इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। लॉस इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, जिसके बारे में हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी पढ़ा था। इसको आप इंफिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है, और इसको आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी इनकम। सैलरी इनकम को छोड़कर बाकी किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो उसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इन सारे लॉसेस में से जो 2 लॉस है, एक ये, एक हाउस प्रॉपर्टी वाला और एक अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वाला, ये 2 लॉसेस के लिए आप अगर रिटर्न समय पे नहीं भरोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये बाकी के बीच के जितने भी लॉसेस है 72, 73, 73 है, 74, 74 है, मतलब बिजनेस लॉस या कैपिटल गेन के लॉस है, उसको अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो इनकम टैक्स रिटर्न को समय पे भरना जरूरी है। लेट रिटर्न भर दिया तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। लेकिन ये पहला वाला और आखिरी वाला लॉस, मतलब ये दोनों एचपी और यूएडी, ये आप लेट रिटर्न भर के भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो लॉटरी वाली इनकम है, फालतू इनकम, कैजुअल इनकम, उसके अगेंस्ट कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, वो फ्लैट टैक्सेबल है 30% पे, आप सभी को पता है। लॉटरी इनकम फ्लैट टैक्सेबल 30%, ठीक है। और लॉसेस जो भी होंगे वो आपको इमीडिएटली अगले साल में ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते अभी मैं ये साल मेरे को मूड नहीं है, मैं अगले साल करूंगा, नहीं नहीं, इमीडिएटली आपको अगले साल इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्लस अगर आपके पास कोई लॉसेस है तो वो आपकी जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, सेक्शन 68 से 69D तक एक सेपरेट चैप्टर है, आगे जाकर देखना। अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड बुलियन, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, मनी बोरोड ऑन हिंदी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसपे गवर्नमेंट 78% टैक्स लगाती है, तो उसके अगेंस्ट भी आपको कोई भी डिडक्शन ऑफ लॉसेस नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका एग्जाम में प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ क्या होगा? अगर एग्जाम में आपको ये 3 चीज दी जाती है तो ये आपका प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ होगा। सबसे पहले हमेशा आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, उसके बाद आप पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ करोगे, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस क्यों सेट ऑफ करोगे? क्योंकि वो 4 साल या 8 साल में क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, और उसके बाद आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, क्लेम करोगे। चेक कर लो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर सीए इंटर एग्जाम्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है। एग्जेम्पशन का मतलब होता है वो इनकम टोटल इनकम का पार्ट बनती ही नहीं है, इट इज डायरेक्टली एग्जेम्प्ट, वो कभी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। वो इनकम जिसको टोटल इनकम में कभी आप लेते ही नहीं हो उसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। और डिडक्शंस क्या होता है, वो इनकम जो पहले आप इनकम में तो लेते हो, उसके बाद उसको बाद में नीचे से माइनस करते हो, उसको बोलते हैं डिडक्शंस, ठीक है। तो ये एक बेसिक फर्क है एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का। एग्जाम में कोई पूछने नहीं वाला है, बट एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ 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 सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ऐसे तो बहुत सारे डिडक्शंस हमने अलग अलग चैप्टर में पढ़े, हाउस प्रॉपर्टी में, सैलरी में, पीजीबीपी में, कैपिटल गेन्स में, आईएफओएस में, हर जगह पर आपको डिडक्शंस मिलेंगे, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिडक्शन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो यहां पर है वो है चैप्टर 6 से। अब चैप्टर 6 से का क्या खासियत है, ये डिडक्शंस आपको ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर से मिलते हैं, ठीक है। तो अब ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर डिडक्शंस कौन कौन से हैं, 80C से लेकर 80U तक है सारे के सारे डिडक्शंस। और इन डिडक्शंस के बारे में पहले कुछ बातें मैं आपको बोल देता हूं कि ये जो डिडक्शंस है वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है। वो आपके या तो ग्रॉस टोटल इनकम जितना होगा या तो उससे कम होगा। सपोज अगर ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख है तो ये डिडक्शन मैक्सिमम 10 लाख हो सकता है, ये 11 लाख नहीं हो सकता है, ये 8 लाख भी हो सकता है, 6 लाख भी हो सकता है, 7 लाख भी हो सकता है, लेकिन ये डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। प्लस ये डिडक्शन कुछ इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलता है। बी वेरी केयरफुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना कि कौन कौन सी इनकम के अगेंस्ट ये डिडक्शन गवर्नमेंट आपको नहीं देती है। सबसे पहले तो एलटीसीजी के अगेंस्ट ये डिडक्शन आपको कभी नहीं मिलेगा, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। 112 वाला एलटीसीजी उसके अगेंस्ट भी नहीं मिलेगा, 112A वाला एलटीसीजी उसके अगेंस्ट भी नहीं मिलेगा। दूसरा 111A के अगेंस्ट आपको 111A वाला एसटीसीजी उसके अगेंस्ट भी ये डिडक्शन आपको कभी नहीं मिलने वाला है, ये हमेशा याद रखना। विनिंग इनकम है जो लॉटरी, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड, पजल, उसके अगेंस्ट भी आपको ये डिडक्शन कभी नहीं मिलेगा। और कुछ स्पेशल इनकम्स है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, कुछ स्पेशल इनकम्स आपके सीए इंटर सिलेबस में उतना रेलेवेंट नहीं है, उसके अगेंस्ट भी ये आपको नहीं मिलेगा। ये पहले वाली 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, एलटीसीजी के अगेंस्ट,
ट्रिपल बनने वाले एसटीसीजी के अगेंस्ट और विनिंग इनकम के अगेंस्ट। सर अगर ट्रिपल बनने वाला एसटीसीजी नहीं है, नॉर्मल एसटीसीजी है, तो क्या उसके अगेंस्ट मुझे डिडक्शन मिलेगा? यस मिलेगा। अगर ट्रिपल बनने वाला एसटीसीजी नहीं है, नॉर्मल एसटीसीजी है, तो उसके अगेंस्ट आपको चैप्टर 6 का डिडक्शन मिल जाएगा। बी वेरी केयरफुल। अभी पहला डिडक्शन हम शुरू करते हैं, एटीसी। एटीसी किसको अवेलेबल है? सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों चलेगा। रेजिडेंट को भी मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को भी मिलेगा। यहां पर मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। सिर्फ ये सेक्शन नहीं, 80C, 80CCC, 80CCD सब सेक्शन 1, ये तीनों सेक्शन मिलाकर आपको मैक्सिमम 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है, उससे ज्यादा डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपको 18-19 अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले हमको कहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है? यहां पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेने बोला है उन्होंने, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने बोला है और उसके लिए प्रीमियम भरने बोला है। किसके लिए प्रीमियम भरूंगा? तो खुद के लिए भरोगे तो मिलेगा, बीवी के लिए भरोगे तो मिलेगा, बच्चों के लिए भरोगे तो मिलेगा, मां बाप भाई बहन यहां पर नहीं कवर्ड है। ठीक है, मां बाप भाई बहन यहां पर नहीं कवर्ड है, खुद कवर है, बीवी कवर्ड है, बच्चे कवर्ड है। एचयूएफ भी अपने मेंबर के लिए ले सकता है। एचयूएफ अगर अपने मेंबर के लिए ले रहा है तो एचयूएफ को भी यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, साथ साथ में अगर एम्प्लॉयर आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा है तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है ना, तो वो आपकी सैलरी इनकम मानी जाती है और फिर सैलरी इनकम में उसको इंक्लूड करके बाद में चैप्टर 6 से आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर, क्या डिडक्शन हमेशा मिलेगा? हां मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशन सम लिमिट्स। अगर पॉलिसी 2003 से लेकर 2012 के बीच में इशू हुई है तो आपका जो प्रीमियम है शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ सम अश्योर्ड। अगर 20% ऑफ सम अश्योर्ड क्रॉस हो जाता है तो 20% जितना डिडक्शन मिलेगा उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका सम अश्योर्ड है 1 लाख रुपया, ठीक है, और अगर आपने 25,000 रुपए का प्रीमियम दे दिया तो 25% हो गया, 20% क्रॉस हो गया तो आपको 20,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, 25 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 20,000 मिलेगा, 20,000 का डिडक्शन मिलेगा, 25 का नहीं मिलेगा। उसी तरीके से 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच में अगर पॉलिसी इशू आए तो आपका प्रीमियम 10% ऑफ सम अश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 2013 के बाद में पॉलिसी खरीदा है तो आपका प्रीमियम 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ नॉर्मल पर्सन। और जिसको कोई डिसेबिलिटी है, जैसे यहां पर लिखा है 80U में मेंशन डिसेबिलिटी है या 80DDB में मेंशन डिसेबिलिटी है, उनको 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा सा 5% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। प्लस यूलिप वाला डिस्कशन मैंने आपके साथ ऑलरेडी किया था, अगर आपको याद है, इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स। ठीक है, अब मैच्योरिटी पे जब इसका पैसा मिलेगा तो वो भी एग्जेम्प्ट है, 1010D में एग्जेम्प्ट है। अगर लमसम मिलता है तो 1010D में एग्जेम्प्ट है। डेथ बेनिफिट मिलता है, अगर मर जाता है एसएससी उसके घर वाले को मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन एन्युटी के तौर पे मिलेगा तो टैक्सेबल है। एन्युटी मतलब मंथली लोगे तो वो टैक्सेबल है और वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने पॉलिसी खरीद के 2 साल के अंदर बंद कर दिया, 2 साल के अंदर बंद कर दिया, कम से कम आपको 2 साल पॉलिसी चलाना पड़ेगा। अगर 2 साल के अंदर पॉलिसी बंद कर दोगे तो जो भी पहले डिडक्शन लिया था सब डीम्ड इनकम माना जाएगा। पहले जो भी डिडक्शन लिया था वो डीम्ड इनकम माना जाएगा और करंट ईयर का डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये था आपका पहला इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। दूसरा इन्वेस्टमेंट, आपको गवर्नमेंट बोल रही है कि पेमेंट कीजिए इन नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी प्लान टेकन बाय इंडिविजुअल, खुद के लिए लो, बीवी के लिए, बच्चे के लो। तो ये कौन सा प्लान है? गवर्नमेंट के अलग अलग प्लान है यहां पर। नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी प्लान, खुद के लिए लोगे तो भी मिलेगा, बीवी के लिए लोगे तो भी मिलेगा, बच्चों के लिए लोगे तो भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, ठीक है, और गवर्नमेंट आपके लिए क्या करती है, एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई टुवर्ड्स डेफर्ड एन्युटी प्लान फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर द बेनिफिट ऑफ सेल्फ, स्पाउस और एनी अदर चाइल्ड। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और गवर्नमेंट आपकी सैलरी से पैसा काट के डेफर्ड एन्युटी प्लान में डालती है आपके लिए, आपकी बीवी के लिए, आपके बच्चे के लिए, तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 1/5 ऑफ द सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 1/5 ऑफ द सैलरी तक आपको डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और अगर आप नोटिफाइड एन्युटी प्लान्स लेते हो एलआईसी के या किसी और अप्रूव्ड इंश्योरेंस के, अगर एलआईसी का नोटिफाइड एन्युटी प्लान लेते हो या किसी और अप्रूव्ड इंश्योरर का नोटिफाइड एन्युटी प्लान लेते हो, जैसे जीवन धारा, जीवन अक्षया, ये 2 नोटिफाइड प्लान गवर्नमेंट ने बनाए, अगर ये लेते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एम्प्लॉई अगर कंट्रीब्यूट करता है, कहां कंट्रीब्यूट करता है, ये हमने सैलरी के चैप्टर में भी पढ़ा था, सुपर एनुमेशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो एम्प्लॉय को इसका डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा? मैक्सिमम 1/5 ऑफ द सैलरी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 1/5 ऑफ द सैलरी। ठीक है, ये अपने सैलरी के चैप्टर में भी देखो 4 कॉलम 4 डब्बे बना के पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो, कौन इन्वेस्ट करता है? एक इंडिविजुअल खुद के लिए इन्वेस्ट करता है, या बीवी के लिए इन्वेस्ट करता है, या बच्चे के लिए इन्वेस्ट करता है, या एचयूएफ अपने मेंबर के लिए इन्वेस्ट करता है, तो पीपीएफ का भी आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगा। प्लस पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ट्रिपल ई इंस्ट्रूमेंट होता है, मैंने आपको बताया था ये, वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब यहां पर कुछ और बॉन्ड्स और कंपनी के कुछ इन्वेस्टमेंट्स में गवर्नमेंट ने यहां इन्वेस्ट करने बोला है पॉइंट नंबर 7 में। अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ किसी नेशनल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करता है, कहां इन्वेस्ट करता है? नेशनल सेविंग स्कीम, या नेशनल हाउसिंग बैंक की स्कीम में इन्वेस्ट करता है, या नाबार्ड के नोटिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आता हूं, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करता है, तो उसको यहां डिडक्शन मिलेगा। प्लस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर जो इंटरेस्ट भी अक्रू होता है ना, इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट पहले आईएफओएस में लेने का, और फिर बाद में नीचे चैप्टर 6 से उसका इंटरेस्ट का भी डिडक्शन हर साल मिलता रहेगा आपको। हर साल जो इंटरेस्ट अक्रू होगा ना, वो भी आपको उसका डिडक्शन मिलता रहेगा चैप्टर 6 में। पहले आईएफओएस में लो, फिर चैप्टर 6 से डिडक्शन ले लो। ठीक है, तो ये सारे नेशनल अलग अलग नेशनल से रिलेटेड कुछ स्कीम्स थे, कुछ सेविंग्स थी, कुछ हाउसिंग बैंक, कुछ नाबार्ड के बॉन्ड्स थे, उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान खरीदते हो, यूटीआई या एलआईसी का, किसका? यूटीआई का या एलआईसी का यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान खरीदते हो, तो भी आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा अंडर एटीसी। नेक्स्ट, अगर आप नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम खरीदते हो, किसी ऐसी पब्लिक सेक्टर स्कीम की, किसी ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की जो लोगों को लॉन्ग टर्म लोन देता है, क्या करने के लिए? घर खरीदने के लिए या घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो एलआईसी, जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उसके नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम खरीदो, उसमें पैसा डालो, तो हम आपको क्या देंगे? डिडक्शन देंगे। नेक्स्ट, एनी अथॉरिटी, महाड़ा, एसआरए, एमएमआरए, ये सब लोग भी कौन है? ये सब लोग भी घर बनाने से रिलेटेड क्या है? एमएमआरडीए एक्सेट्रा, ये घर बनाने से रिलेटेड एसोसिएशन से गवर्नमेंट की, इसमें पैसा डालोगे तो इसमें भी हम आपको डिडक्शन देंगे 1.5 लाख रुपए तक का टोटल। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप 2 बच्चों का ट्यूशन फी भरते हो, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, इंडिया में होना चाहिए, फॉरेन का भरोगे तो नहीं मिलेगा। 2 बच्चे इंडिया के होने चाहिए, इंडिया में होने चाहिए, इंडिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया में होना चाहिए, तो डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप यूनिट्स खरीदते हो यूटीआई के या म्यूचुअल फंड के, वो भी कैसे यूनिट्स? जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स है, सारे यूनिट्स नहीं, डेड लिंक्ड नहीं चलेगा, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, मतलब वो म्यूचुअल फंड कंपनी इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन बाय एन इंडिविजुअल टू नोटिफाइड पेंशन फंड ऑफ यूटीआई, यूटीआई के नोटिफाइड पेंशन फंड या म्यूचुअल फंड के नोटिफाइड पेंशन फंड को खरीदते हो, तो भी आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, किसी शेड्यूल बैंक का टर्म डिपॉजिट खरीदते हो और कम से कम 5 साल का उसका लॉक इन होना चाहिए। शेड्यूल बैंक कौन होता है? एसबीआई या और कोई इंडियन बैंक, उसको शेड्यूल बैंक बोल सकते हो। टर्म डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट खरीदते हो 5 साल के लिए, तो आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगा। अगर जॉइंट होल्डर हो तो फर्स्ट होल्डर को मिलेगा, मतलब मैं और मेरी बीवी दोनों जॉइंट होल्डर है उस एफडी में, तो मुझे डिडक्शन मिलेगा, मेरी बीवी को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं फर्स्ट होल्डर हूं। प्लस उसको रखकर आप सिक्योरिटी रखकर लोन नहीं ले सकते हो, लोन लेना अलाउड नहीं है उसको सिक्योरिटी रख के। नेक्स्ट, अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डालोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा यहां पर। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में पैसा डालोगे मिनिमम 5 साल के लिए, तो डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, अगर इक्विटी शेयर्स खरीदते हो, डिबेंचर्स खरीदते हो, किसी भी कंपनी के नहीं, पब्लिक कंपनी के, कौन सी पब्लिक कंपनी के? इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वॉल्व है या पावर में जो इन्वॉल्व है, और कम से कम लॉक इन 5 साल के लिए आपको रखना पड़ेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर वाली पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो 3 साल के लिए, सॉरी 5 साल नहीं 3 साल के लिए लॉक इन रखते हो, तो आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप इन्हीं कंपनीज के अंदर यही कंपनीज के म्यूचुअल फंड भी खरीदते हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, जो म्यूचुअल फंड पावर में इन्वेस्ट करता है, अगर उसके म्यूचुअल फंड्स भी खरीदते हो तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप घर खरीदते हो और घर का लोन वोन लेकर प्रिंसिपल पेमेंट करते हो, क्या करते हो? प्रिंसिपल पेमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट का डिडक्शन तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है, लेकिन प्रिंसिपल का डिडक्शन आपको यहां मिल जाएगा एटीसी के अंदर। लेकिन वो घर आपको 5 साल तक बेचना नहीं है, अगर 5 साल के अंदर वो घर बेच दिया तो जो भी डिडक्शन पहले लिया था वो सब कुछ आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 साल तक बेचना नहीं। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए तक,
और प्रिंसिपल का डिडक्शन यहां पर 1.5 लाख रुपए तक। नेक्स्ट, अगर आप गर्ल चाइल्ड के नाम पे सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा डालते हो आपको यहां डिडक्शन मिलेगा। और आखिरी यहां पर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए अगर टीयर 2 अकाउंट ऑफ पेंशन स्कीम में पैसा डालते हो फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 इयर्स, कम से कम 3 साल के लिए, तो आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी के अंदर। तो ये 12, ये 18, 19, 20 कुछ आइटम्स हैं, ये सब मिलाकर 1.5 लाख रुपया है। हर एक आइटम का 1.5 लाख रुपया नहीं है, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते, 80CCC। 80CCC किसके लिए एप्लीकेबल है? किसी पेंशन फंड में इन्वेस्ट करोगे तो 80CCC एप्लीकेबल है। सिर्फ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों कवर्ड है। ये भी 1.5 लाख की लिमिट में आता है। 1.5 लाख की लिमिट में 3 सेक्शन आते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था। यहां पर कहां इन्वेस्ट करना है? कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट बी मेड इन पेंशन प्लान, पेंशन पॉलिसी, पेंशन स्कीम, पेंशन फंड, सॉरी, एन्युटी ऑफ पेंशन और एनी अदर अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थर्ड सेक्शन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप किसी नोटिफाइड पेंशन स्कीम में पैसा डालते हो, जैसे एक नोटिफाइड पेंशन स्कीम है, उसका नाम है अटल पेंशन स्कीम, ठीक है। अब ये डिडक्शन किसके लिए? सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों कवर्ड है, ये एचयूएफ के लिए नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, बहुत बारीकी से सुनना, अलग अलग सबसेक्शन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, सैलरी कमाते हो, तो आपको 80CCD सबसेक्शन 1 में कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हो कंपेयर विथ मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी, मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक प्लस डीए इन टर्म सैलरी में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप सैलरी नहीं कमाते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, कोई और हेड से इनकम कमाते हो, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा 80CCD सबसेक्शन 1 में? जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया कंपेयर विथ नाउ 20% ऑफ जीटीआई, बी वेरी केयरफुल, 20% ऑफ जीटीआई का आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा कंपेयर विथ योर व्हाट? अमाउंट कंट्रीब्यूटेड। तो सैलरी वालों को 10% ऑफ सैलरी कंपेयर विथ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, और जो अदर देन सैलरी है उनको 20% ऑफ जीटीआई कंपेयर विथ व्हाट? अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज है इस सेक्शन के अंदर। अब इस सेक्शन के अंदर एक और चीज है, जो एम्प्लॉयर आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है ना, उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। तो ये सैलरी वालों के लिए, ये नॉन सैलरी वालों के लिए नहीं है, ठीक है। तो सैलरी वालों के लिए एक और बेनिफिट है, अगर एम्प्लॉयर आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है ना, तो एक और बेनिफिट है आपके लिए, जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया कंपेयर विथ 10% ऑफ योर सैलरी इन केस ऑफ नॉर्मल एम्प्लॉई, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए 14% ऑफ सैलरी तक का भी डिडक्शन मिल जाएगा। सैलरी का मतलब वही है, ठीक है। सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब वही है जो आपके लिमिट में आता है, दैट इज बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनना, अगर आपका एम्प्लॉयर भी आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है और वो प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉयर है, ठीक है, तो आपके लिए 10% ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, 10% ऑफ सैलरी का और डिडक्शन मिलेगा, अलॉन्ग विद जो आपको खुद को मिल रहा है वो। और अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो 14% का डिडक्शन मिलेगा। प्लस ये जो लिमिट है ना, ये 1.5 लाख रुपए की लिमिट में भी नहीं आता है, ये जितना भी है उतना मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी, सब्जेक्ट टू विचएवर इज लोअर, जितना भी है उतना मिलेगा। ये 1.5 लाख की लिमिट में नहीं कवर होता है। 1.5 लाख की लिमिट में 80CCD सबसेक्शन 1 कवर होता है, सबसेक्शन 2 कवर नहीं होता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने नीचे एक और बेनिफिट दिया है। बेनिफिट क्या दिया है? कि हम आपको 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन देंगे। कब देंगे? अगर आपको 80CCD सबसेक्शन 1 में पूरा डिडक्शन नहीं मिल रहा है तो हम एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको 50,000 रुपए का यहां दे देंगे। तो सपोज 80CCD सबसेक्शन 1 में 1,80,000 आ रहा है, ठीक है। अब 1,80,000 का तो वहां डिडक्शन मिलने नहीं वाला है आपको, वहां तो मैक्सिमम 1.5 लाख का ही मिलेगा। तो अब जो बचा हुआ है ना, वो आपको 80CCD सबसेक्शन 1B में मिल जाएगा, बट मैक्सिमम 50,000 रुपीज। तो 1,80,000 है, 1.5 लाख वहां ले लो, 30,000 यहां ले लो। और अगर 2 लाख है तो 1.5 लाख वहां ले लो, 50,000 यहां लो। और 2.5 लाख है तो 1.5 लाख वहां ले लो, लेकिन यहां 50,000 ही मिलेगा, यहां 50,000 से ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। अब आगे जाकर जब भी आप पैसा विड्रॉ करोगे तो आपका 60% हम एग्जेम्प्ट कर देंगे इसमें से, और 40% टैक्सेबल कर देंगे, चेक कर लो, ठीक है। तो ये 40% टैक्सेबल, जब भी क्लोज करोगे पैसा निकालोगे 40% टैक्सेबल, 60% एग्जेम्प्ट। हाँ, लेकिन अगर आपकी डेथ हो जाती है और आपके घर वालों को पैसा मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगाएंगे, 40% तो छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास आरपीएफ है और सुपर एनुएशन फंड है और वहां से पैसा अगर आप एनपीएस में ट्रांसफर करते हो तो फिर आपको तो 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। ट्रांसफर करने पर आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, माफ कर देंगे। प्लस अगर आप पार्शियल विड्रॉ करते हो, एम्प्लॉय अगर पार्शियल विड्रॉ करता है तो उसका 25% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी 75% टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर नॉन एम्प्लॉय अगर पार्शियल विड्रॉ करता है तो फिर पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है।
एम्प्लॉय अगर पार्शियल विड्रॉ करता है तो 25% एग्जेम्प्ट, 75% टैक्सेबल। नॉन एम्प्लॉय अगर पार्शियल विड्रॉ करता है तो पूरा टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैंने आपको पहले बोला 80C, 80CCC और 80CCD सबसेक्शन 1 मिलाकर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1.5 लाख की लिमिट में नहीं आता है, और वो जो 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा लिमिट है वो भी 1.5 लाख की लिमिट में नहीं आता है। ये तीनों सेक्शन मिलाकर आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा डिडक्शन की आप उम्मीद मत लगाना। ठीक है, अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो आपका मेडिक्लेम का सेक्शन है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिडक्शन भी किसको मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होंगे तो मिलेगा। अब रेजिडेंट का मतलब यहां पर क्या है, सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है, यहां पर बराबर से अच्छे से सुन लो। वो रेजिडेंट जिनकी एज 60 ईयर्स है वो सीनियर सिटीजन है। अगर नॉन रेजिडेंट की एज 60 ईयर्स है तो उसको हम सीनियर सिटीजन नहीं मानते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। बी वेरी केयरफुल। तो सीनियर सिटीजन जो रेजिडेंट है और 60 ईयर्स है, रेजिडेंट प्लस 60 ईयर्स प्लस वही गवर्नमेंट की नजर में सीनियर सिटीजन है, बाकी लोग गवर्नमेंट की नजर में सीनियर सिटीजन नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब यहां पर दो चीज कवर्ड है अगर देखा जाए तो, एक तो मेडिक्लेम प्रीमियम कवर्ड है और एक है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। जो मेडिक्लेम प्रीमियम है ना, वो आपको अदर देन कैश देना है, वो कैश में देना अलाउड नहीं है। लेकिन जो हेल्थ चेकअप है ना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, वो आप कैश में दो, नॉन कैश में दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना यहां पर क्या कवर्ड है। यहां पर मल्टीपल चीजें कवर्ड है। यहां पर दो लोग, सबसे पहले इंडिविजुअल एचयूएफ। एचयूएफ के बारे में तो कुछ खास नहीं है, जो मेन है वो इंडिविजुअल के बारे में ही बात करूंगा मैं। इसमें अपनी फैमिली कवर्ड है और अपने पेरेंट्स कवर्ड है। अपनी फैमिली में कौन आता है? मैं खुद आऊंगा, मेरी बीवी आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे, ये मेरी फैमिली है। और मेरे पेरेंट्स में मेरे माँ बाप आएंगे। ठीक है, दोनों के लिए लिमिट गवर्नमेंट ने अलग डाल के रखी है। अगर मैं मेडिक्लेम लेता हूं अपनी फैमिली के लिए, मिलेगा? हाँ मिलेगा। पेरेंट्स के लिए मिलेगा। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में पैसा डालता हूं अपनी फैमिली के लिए, मिलेगा? हाँ मिलेगा। पेरेंट्स के लिए नहीं मिलेगा। अगर मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करता हूं अपने लिए, हाँ मिलेगा। पेरेंट्स के लिए हाँ मिलेगा। ठीक है, अब सुनो जरा, अपनी फैमिली के लिए मुझे 25,000 मिलेगा मैक्सिमम, और अपने पेरेंट्स के लिए मुझे 25,000 रुपए का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब अगर हमारी फैमिली में से कोई भी अगर एक जन भी अगर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब 60 इयर्स प्लस रेजिडेंट, तो हमारी फैमिली को 25,000 और एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब टोटल 50,000 हो गया। अब अगर मेरे मां बाप में से भी अगर कोई एक जन भी अगर कोई सीनियर सिटीजन है और रेजिडेंट है, तो अगर सीनियर सिटीजन है और रेजिडेंट है तो 25,000 और, तो मैक्सिमम मेरे को कितना मिल सकता है? यहां पर 50,000, यहां पर 50,000, टोटल मुझे 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है अगर परिवार में सब लोग सीनियर सिटीजन है तो। ठीक है, अब साथ साथ में ध्यान से सुनना, सीनियर सिटीजन के लिए एक और बेनिफिट भी डाल के रखा है। हो सकता है किसी सीनियर सिटीजन का आपने मेडिक्लेम नहीं लिया है, तो अगर वो बीमार पड़ेगा तो उसके लिए तो उसको हॉस्पिटल में दाखिला करा के उसका खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन देगी गवर्नमेंट? हाँ, मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन तब देगी अगर उस सीनियर सिटीजन का मेडिक्लेम नहीं है। अगर मेडिक्लेम है तो फिर नहीं मिलेगा, मेडिकल क्लेम अगर है तो नहीं मिलेगा, फिर उसको मेडिकल के खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, फिर मेडिक्लेम का डिडक्शन ले लो जो ऊपर लिया था। लेकिन ये मेडिकल एक्सपेंडिचर और ये ऊपर वाला खर्चा दोनों मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं अलाउड है। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। मिसाल के तौर पर, तो ये वाला खर्चा और ये वाला खर्चा दोनों मिलाकर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर, मैं भी सीनियर सिटीजन हूं, मेरी बीवी भी सीनियर सिटीजन है। ठीक है, अब मेरी बीवी का मैंने क्या ले लिया हूं? मेडिक्लेम ले लिया हूं, उसका 35,000 रुपए का टोटल मतलब प्रीमियम भरता हूं मैं। मैंने अपना मेडिक्लेम नहीं लिया और मैं बीमार पड़ गया, तो मेरा 35,000 रुपया खर्चा हो गया हॉस्पिटल में। तो 35,000 रुपया बीवी का मेडिक्लेम, 35,000 रुपया मेरा हॉस्पिटल का खर्चा, टोटल 70,000। 70,000 नहीं मिलने वाला है, सिर्फ 50,000 ही मिलेगा। 50,000 से ज्यादा डिडक्शन आपको दोनों का मिलाकर नहीं मिलने वाला। ठीक है, प्लस जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है ना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, वो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं अलाउड है, और वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी ये लिमिट्स के अंदर इंक्लूडेड है। ये लिमिट्स के अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपए से ज्यादा आपको अलाउड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक आखिरी चीज, अगर आपने कोई मेडिक्लेम प्रीमियम लिया है और आप ईयरली नहीं भरते हो, आपने 10 साल का प्रीमियम एक साथ भर दिया, ठीक है, तो अगर आपने 10 साल का प्रीमियम एक साथ भर दिया तो आपको वो प्रीमियम प्रोपोर्शनेटली हर साल थोड़ा थोड़ा अलाउ होगा, जैसे कि यहां पर लिखा गया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग एक साथ भर देते 10 साल 15 साल का प्रीमियम, तो वो आपको प्रोपोर्शनेटली ओवर द इयर्स अलाउ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर लिखा गया है कि अगर आप अपने कोई हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव का क्या करते हो? ट्रीटमेंट करते हो, उसका मेंटेनेंस करते हो, उसका ख्याल रखते हो, तो ये डिडक्शन आपको मिलेगा 80DD के अंदर। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा, एचयूएफ को मिलेगा, लेकिन सिर्फ रेजिडेंट होंगे तो मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगा। अब यहां पर आप खर्चा क्या कर रहे हो? आप अपने डिपेंडेंट रिलेटिव के ऊपर, डिपेंडेंट रिलेटिव में कौन आता है? डिपेंडेंट रिलेटिव में बीवी आती है, भाई आता है, बच्चे आते हैं, मां बाप भी आते हैं। ठीक है, भाई बहन भी आ गए। डिपेंडेंट रिलेटिव में बीवी, बच्चे, भाई बहन, मां बाप सब आ गए। ठीक है, अब डिपेंडेंट रिलेटिव क्या
होना चाहिए, फिजिकली या मेंटली डिसेबल होना चाहिए, तो उसके ट्रीटमेंट पे आप खर्चा कर रहे हो, ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव, उसकी ट्रेनिंग पे खर्चा कर रहे हो, रिहेबिलिटेशन पे, नर्सिंग पे, या उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहे हो ताकि कब आप मर गए तो मेरे मरने के बाद उसका क्या होगा, तो उसके लिए एलआईसी का एक स्कीम खोला है उसमें पैसा डाल रहे हो, यूटीआई का एक स्कीम खोला है उसमें पैसा डाल रहे हो ताकि आपके मरने के बाद उसको कोई ना कोई उसका ख्याल रख सके, ठीक है, वहां से वो पैसा निकाल के वो अपने इलाज कर सके। नाउ अगर यहां पर वो 40% से कम डिसेबल है तो कोई डिसेबिलिटी गवर्नमेंट नहीं मानती है, उस केस में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 40% से लेकर 80% से कम है तो गवर्नमेंट उसको ऑर्डिनरी डिसेबल मानती है, और उस केस में आपको जो उसका ख्याल रख रहा है, मैं अपने भाई का ख्याल रख रहा हूं, बीवी का ख्याल रख रहा हूं, तो मुझे 75,000 रुपीज का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। ये फ्लैट डिडक्शन है, आंख बंद करके ले लेने का, ठीक है। और 80% या उससे ज्यादा डिसेबल है, सीवियरली डिसेबल्ड है, तो आपको 1,25,000 रुपए का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। फिक्स डिडक्शन है, यहां पर कोई परसेंटेज आपको कोई एक्चुअल खर्चे का देखने की जरूरत नहीं है। अगर 40% से लेकर 80 के नीचे है तो फ्लैट 75 ले लो, और 80 के ऊपर है तो फ्लैट 1,25,000 का डिडक्शन ले लो, ठीक है। 1,25,000 का फ्लैट डिडक्शन ले लो। एक्चुअल खर्चे का यहां पर कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअल खर्चा जितना करना है करो, नहीं करना है मत करो, वो आपके हाथ में, ठीक है। अच्छा, अगर हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव, मैंने हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए पैसा डिपॉजिट किया था, याद है, ताकि मैं मर जाऊं तो वो मेरे मरने के बाद उसका ख्याल रखे, लेकिन मेरे पहले अगर वही मर गया तो, अगर मेरे पहले अगर वो हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव ही मर गया तो वो पैसा मैं विड्रॉ करूंगा तो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, चेक करो। ऑब्वियसली जिसके लिए मैंने लिया था वो मर गया अगर, तो अगर वो पैसा विड्रॉ करता हूं तो वो पैसा विड्रॉ करने पे मेरे हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नाउ no deduction shall be granted under 80DD shall be granted in respect of expenditure if such HDR is claiming the deduction under ATU under his own असेसमेंट। चलो ठीक है, उसके बारे में मैं बोलता हूं अगले सेक्शन के अंदर, ठीक है। नाउ यहां पर गवर्नमेंट ने ना एक कानून बना के रखा था, उसको गवर्नमेंट ने अब अमेंड कर दिया। कानून क्या था जरा ध्यान से सुनना, एक कोई बिना सर पैर वाला कानून था। मैंने अपने हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए क्या किया था, मैंने अपने हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए एलआईसी में पैसा डाल रहा था। तो गवर्नमेंट का क्या कानून था पता है, कि आप उसको तब विड्रॉ कर सकते हो, मतलब वो हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव तब विड्रॉ कर सकता है जब मैं मर जाऊंगा, जब तक मैं मरता नहीं हूं तब तक वो विड्रॉ नहीं कर सकता है। अब मान लो अगर मैं 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, 90 साल का, मैं मरने को तैयार ही नहीं हूं, तो तब तक वो पैसा विड्रॉ ही नहीं कर पा रहा है, तो तब तक तो उसकी भी एज 80 साल 70 साल हो जाएगी, तो क्या मतलब बनता है। तो अब गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन लाया है कि 60 साल होने के बाद वो विड्रॉ कर सकता है, आपके जीते जी भी, कोई टेंशन नहीं है। मेरे जीते जी भी वो 60 साल, मैं अगर 60 साल का हो गया तो वो विड्रॉ कर सकता है, अपने पर्पस के लिए यूज कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ ये सेम सेक्शन 80U भी सेम है, 80DD जैसा ही है, सिर्फ फर्क क्या है, यहां पर मैं हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए खर्चा कर रहा था, अब हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए मैं खर्चा कर रहा था, डिडक्शन मुझे मिल रहा था। अब हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव अगर खुद डिडक्शन लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है 80U के अंदर, ठीक है। हो सकता है ना हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव की खुद की इनकम है तो वो खुद की इनकम है तो पहले खुद डिडक्शन लेगा ना दूसरों को देने के पहले, तो वो खुद डिडक्शन लेगा तो फिर वो रिलेटिव को नहीं मिलेगा, और रिलेटिव लेगा तो खुद को नहीं मिलेगा, दोनों डिडक्शन आपको एक साथ नहीं मिलने वाला है। 80U में भी ले लिया, 80DD में भी ले लिया, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं अपने रिलेटिव्स के लिए, मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट रिलेटिव्स है उनके लिए कोई भयानक बीमारियों के ऊपर खर्चा कर रहा हूं, कुछ भयानक बीमारी, अब वो लोग पागल वागल नहीं है, मेंटली डिसेबल नहीं है, फिजिकली डिसेबल नहीं है, बीमारी है उनको, कुछ कैंसर वैंसर ऐसा कुछ, तो उनके लिए अगर खर्चा कर रहा हूं तो क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा गवर्नमेंट बताएगी अभी। इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो तो डिडक्शन मिलेगा, रेजिडेंट है तो मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगा। रिलेटिव्स कौन है? रिलेटिव्स वही है जो पिछले सेक्शन के अंदर थे। एचयूएफ के लिए एचयूएफ का जो मेंबर है वो उसका रिलेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। अब डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना भी आपने खर्चा किया, कंपेयर विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 40,000 रुपीज, जितना भी खर्चा किया उसको 40,000 से कंपेयर करो। हाँ, अगर आपका जो रिलेटिव है, अगर वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, जिसपे आप खर्चा कर रहे हो, बीवी बच्चे भाई बहन माँ बाप, वो अगर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट 40,000 की 1,00,000 रुपया हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों में से जो भी लोअर है पहले वो सिलेक्ट कर दो। उसके बाद अगर मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पैसा रीइंबर्स किया है तो वो माइनस कर दो, और आपके एम्प्लॉयर ने अगर आपको कुछ पैसा रीइंबर्स किया है तो वो भी माइनस कर दो। वो माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बच जाएगा वो आपका डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लो बराबर से। नेक्स्ट, अगर आप एजुकेशन के लिए लोन लेते हो, इंडिया के अंदर एजुकेशन करने के लिए, तो आपको डिडक्शन यहां पर मिलेगा। इंडिविजुअल के लिए बेनिफिट है और किसी के लिए नहीं है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल का नहीं मिलेगा।
लोन किसके लिए ले रहे हो? खुद के एजुकेशन के लिए ले रहा हूं, या बीवी के, या बच्चे के, या किसी ऐसे बच्चे के जिसका मैं गार्डियन बन के बैठा हूं, मैं बोला हूं कि मैं इसका गार्डियन हूं, मैं इसका ख्याल रखूंगा, तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का 8 साल तक। ठीक है, 8 साल तक, करंट ईयर और 7 और साल तक मिलेगा, जब तक आपका लोन रीपे नहीं होता है। अगर 8 साल में लोन रीपे होता है तो पूरा मिल जाएगा, और अगर 8 साल तक लोन रीपे नहीं होता है तो 8वें साल के बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल का डिडक्शन आपको यहां पर नहीं मिलने वाला है, बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एटीईई, ये घर खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने एक सुविधा दिया है। ठीक है, देखो घर खरीदोगे, इंटरेस्ट पे करोगे तो आपको हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए का डिडक्शन तो मिलता ही है, लेकिन उसके ओवर एंड अबाव गवर्नमेंट यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाह रही है। सिर्फ किसको दे रही है? सिर्फ इंडिविजुअल, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट को दे रही है। वो भी कितना दे रही है? इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड कंपेयर विद 50,000 व्हिचएवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम 50,000 रुपीज का एक डिडक्शन गवर्नमेंट आपको देना चाहती है। ठीक है, जो अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं। अब इसमें कंडीशंस क्या फुलफिल करनी पड़ेगी? आपने जो लोन लिया है ना घर के लिए, वो सैंक्शन होना चाहिए 2016-17 में। तो ये 2016-17 में ये कानून आया था, ये 1 ही साल के लिए था। 2016-17 में जिसने सैंक्शन करवा लिया उसकी चांदी। ठीक है, जिस दिन लोन सैंक्शन करवा रहे हो उस दिन आपके पास दूसरा घर नहीं होना चाहिए, मतलब ये आपका पहला घर होना चाहिए जिससे अभी आप लोन लेकर घर खरीदने वाले हो। 2016-17 में लोन सैंक्शन करवाओ, उस दिन आपके पास कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए। लोन का वैल्यू 35 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, घर का वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सारे कंडीशंस फुलफिल करते हो तो जब तक लोन रीपे नहीं करते हो, 2015, 20, 30, 40, 50, जब तक लोन रीपे नहीं करते हो तब तक आपको 2 लाख रुपए का जो हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलता है वो तो मिलेगा ही, उसके ऊपर अगर आप कुछ और पे करते हो तो 50,000 रुपीज तक का और डिडक्शन भी मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर 2,30,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी में 30,000 यहां पर, 2,70,000 का पे कर रहे हो तो 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी में 50,000 यहां पर, 50,000 से ज्यादा यहां पर नहीं मिलेगा। और अगर मिसाल के तौर पर 2 लाख ही पे कर रहे हो तो फिर हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा पे करोगे तो यहां मिलेगा ना, नहीं तो क्यों मिलेगा। ठीक है, अब उसी तरीके से ये 2016-17 के लिए एप्लीकेबल था। अब उसी तरीके से गवर्नमेंट ने वापस से 2019 में ये सेक्शन को थोड़ा सा चेंज करके एक नया सेक्शन लाया वापस से इंडिविजुअल्स के लिए, और बोला वो इंडिविजुअल जो एटीईई में, मतलब ऊपर वाले सेक्शन में डिडक्शन क्लेम नहीं करते, वो यहां पर आ सकते हैं। और अगर वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उन्होंने अपना लोन सैंक्शन करवाया 2019 से लेकर 22 तक, देखो अब 3 साल का पीरियड दे दिया, वहां पर 1 ही साल था, 2019 से लेकर 22 के बीच में जिसने भी लोन सैंक्शन करवाया, और अगर उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू घर का, अब घर का वैल्यू नहीं देखना है, अब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखना है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपया था, यहां पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं था, वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी था, तो वो नॉर्मल वैल्यू था, लेकिन यहां स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपया क्रॉस नहीं होना चाहिए। प्लस यहां पर लोन के अमाउंट पे भी रिस्ट्रिक्शन था, यहां पर लोन के अमाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी लोन हो सकता है, पूरा 45 लाख रुपए का भी लोन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उस दिन आपके पास कोई और घर नहीं होना चाहिए, जैसे पिछले सेक्शन में भी कंडीशन था, तो यहां पर आपको 50,000 नहीं 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा। 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी में तो मिल रहा है, वो तो मिलता ही रहेगा, प्लस 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा यहां पर डिडक्शन मिलेगा। देखो मजेदार बात है कि नहीं है, वो 2 लाख तो मिलेगा ही, साथ साथ में 1.5 लाख रुपए ये भी मिल जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एटीईबी, ये क्या है सर? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर आप लोन लेते हो तो उसका डिडक्शन आपको यहां मिलेगा। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा। लोन ले रहा है क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ले रहा है, एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, हाइब्रिड व्हीकल नहीं चलेगा। मतलब कुछ व्हीकल्स आती है आजकल जो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों पे चलती है, वो नहीं चलेगा। हाइब्रिड व्हीकल नॉट अलाउड, एक्सक्लूसिवली हाइब्रिड नॉट एलिजिबल, एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। लोन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में लोन लेना चाहिए, तो हम आपको 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन दे देंगे। ठीक है, 2 बार डिडक्शन नहीं देंगे। अगर पीजीबीपी में आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है तो फिर वापस से चैप्टर 6 में वही डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। हो सकता है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हो, तो पीजीबीपी में आप क्लेम कर रहे हो, तो पीजीबीपी में क्लेम कर रहे हो तो फिर वापस से यहां पर क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो जो पीजीबीपी में क्लेम कर रहा है वो क्लेम करते रहे पीजीबीपी में, जो पीजीबीपी में नहीं क्लेम कर रहा है वो भी यहां पर आके क्लेम कर सकता है 1.5 लाख रुपए तक का। और इस पे बहुत सारे आरटीपी के अंदर क्वेश्चन भी थे, अगर आपको याद है तो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एटीजी जो सबसे बड़ा डिडक्शन है डोनेशन का, किसको मिलेगा? ये इकलौता डिडक्शन है यहां पर अभी तक का जो सबको मिलता है, रेजिडेंट को भी, नॉन रेजिडेंट को भी, कंपनी को भी, एचयूएफ को भी, एलएलपी को भी, सबको मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म को भी, सबको मिलेगा। हाँ, लेकिन सिर्फ मनी दोगे तो डोनेशन मिलेगा, डोनेशन इन काइंड दोगे तो डिडक्शन नहीं मिलता है, आपको पैसा देना पड़ेगा डोनेशन के तौर पर। प्लस 2,000 रुपए के ऊपर डोनेशन अगर दे रहे हो तो अदर देन कैश देना, कैश में दोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब यहां पर सरकार ने सारे डोनेशंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला,
दो अनलिमिटेड है, दो लिमिटेड है। अनलिमिटेड में भी दो कैटेगरी है, एक 50% डिडक्शन मिलेगा, एक 100% डिडक्शन। और लिमिटेड में दो कैटेगरी है, 50%, 100%, बट सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, और एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस एलटीसीजी माइनस 111A का एसटीसीजी माइनस ऑल चैप्टर 6 से, सिर्फ एटीजी को छोड़कर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आरटीपी में किए, अगर आपको याद है तो। ये सब करने के बाद आपको एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा, उसको आप कंपेयर करोगे 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम से, और फिर बाद में विच एवर इज लोअर जो भी आएगा, उसके बाद आप उसका 50% और 100% लेकर उसका आप डिडक्शन क्लेम करोगे। ठीक है, उसके लिए बेटर तरीके से आपको तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन देखोगे। अब अपने को क्या करना है, एक एक कैटेगरी देखना है। 50% कैटेगरी में कौन आता है? अनलिमिटेड में। इसमें मैंने आपको बोला था गांधी परिवार आता है। 50% कैटेगरी अनलिमिटेड में पहले प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट क्रेडिट फंड, जितना भी डोनेशन दोगे उसका 50%, फिर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड राजीव गांधी फाउंडेशन। ठीक है, अब ये जो सेकंड कैटेगरी है सबसे बेस्ट कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि यहां 100% डिडक्शन मिलता है, वो भी अनलिमिटेड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहां पर कौन आता है? यहां पर लंबा चौड़ा लिस्ट है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर फंड, प्राइम मिनिस्टर अमेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन टुवर्ड्स अदर देन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। अब याद रखना, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग वाला देखो डी कैटेगरी में आता है, अब फॉर फैमिली प्लानिंग डी कैटेगरी में आएगा, अदर देन फैमिली प्लानिंग बी कैटेगरी में आएगा। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फंड सेटअप बाय द स्टेट ऑफ गुजरात फॉर रिलीफ टू विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक, एनी स्टेट इंक्लूडिंग व्हाट? गुजरात फॉर मेडिकल रिलीफ टू द पुअर, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड महाराष्ट्र, साइक्लोन रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, डिफेंस फंड, फंड फॉर फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, इलनेस असिस्टेंस फंड, स्पोर्ट्स फंड, कल्चरल फंड, कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज फंड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फंड, वेलफेयर ट्रस्ट फॉर पर्सन विद ऑटिज्म सेरिब्रल पाल्सी, कुछ बीमारियों के लिए, जिला सशक्ता, अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, आर्मी एयरफोर्स सेंट्रल फंड, नेवल बेनोवेलेंट फंड, फंड फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्लीन गंगा फंड सिर्फ रेसिडेंट को मिलेगा, याद रखना, ये मार्क कर लो। क्लीन गंगा फंड सिर्फ रेसिडेंट्स को, नॉन रेसिडेंट्स को नहीं मिलेगा। स्वच्छ भारत फंड, स्वच्छ भारत के लिए दे रहे हो, डिडक्शन मिलेगा आपको 100%। क्लीन गंगा वाला सिर्फ रेसिडेंट के लिए। अब थर्ड कैटेगरी में क्या है? 50% सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। यहां पर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दे रहे हो एक्सेट्रा, गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर चैरिटेबल पर्पस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले को पैसा दे रहे हो, हाउसिंग डेवलपमेंट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनको पैसा दे रहे हो। ठीक है, और डी कैटेगरी में क्या आता है? गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, लोकल अथॉरिटी, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग व्हाट? फैमिली प्लानिंग। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को पैसा दे रहे हो या नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी को पैसा दे रहे हो। और ये लास्ट वाला पॉइंट सिर्फ कंपनी के लिए अवेलेबल है, बाकी सारे एसएससीज के लिए अवेलेबल नहीं है, चेक कर लो जल्दी से। अब यहां पर कुछ छोटे मोटे इश्यूज है। ये जितने भी इंस्टीट्यूशन को आप डोनेशन दे रहे हो, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसको भी आप डोनेशन दे रहे हो। दूसरी चीज, जिस डोनी को आप डोनेशन दे रहे हो, वो डोनी को एक स्टेटमेंट भर के देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, फॉर्म 10B DB के अंदर बाय 31 में। मैंने अगर आपको डोनेशन दिया, आप डोनी हो गए, मैं डोनर हो गया, तो आपको गवर्नमेंट को स्टेटमेंट भर के देना पड़ेगा 31 मई तक। ठीक है, प्लस आप क्या स्टेटमेंट में लिखोगे कि भाई ये सब लोगों ने मुझे डोनेशन दिया, ये स्टेटमेंट दो गवर्नमेंट को। साथ साथ में मुझे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैंने आपको डोनेशन दिया, डोनर को सर्टिफिकेट देना भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत सारे एम्प्लॉयज लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉयर के थ्रू डोनेशन करते हैं। तो एम्प्लॉय ने क्या किया? पीएम नेशनल रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड, एलजी रिलीफ फंड, उसके थ्रू क्या? एम्प्लॉयर के थ्रू ये सब चीज में पैसा डाल दिया। तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट देगा, और जो डोनी कंपनी है वो एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट देगी। एम्प्लॉयर को कौन सर्टिफिकेट देगी? जो डोनी कंपनी है, जिसको डोनेशन दे रहे हो। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को डोनेशन का सर्टिफिकेट दे देगा, तो भी एम्प्लॉय को उसका डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर आप रेंट पे रहते हो और अगर आपको एचआरए नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है? एचआरए नहीं मिलता है कंपनी से, एचआरए नहीं मिलता है, और अगर आप रेंट पर रहते हो तो आपको यहां पर एटीजीजी में डिडक्शन मिलेगा। कब मिलेगा? सबसे पहले ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आप रेंट पे करते हो फॉर व्हाट? फॉर योर रेजिडेंट्स, और आपको एचआरए नहीं मिलता है, प्लस आपके पास कोई और घर नहीं है, आपके एचयूएफ के पास भी कोई और घर नहीं है, और अगर है तो भी एसओपी नहीं है, कम से कम है तो भी एलओपी है, एसओपी नहीं होना चाहिए। कोई और अगर एसओपी रहेगा तो नहीं मिलेगा। आपके पास कोई एसओपी रहेगा तो नहीं मिलेगा, आपकी बीवी के पास कोई एसओपी रहेगा तो भी नहीं मिलेगा, आपके माइनर बच्चे के पास कोई एसओपी रहेगा तो भी नहीं मिलेगा आपको यहां पर डिडक्शन। प्लस अगर आपके एचयूएफ के पास कोई एसओपी रहेगा तो भी नहीं मिलेगा, एलओपी होगा तो चलेगा, एसओपी नहीं चलेगा। तो यहां पर आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन इज द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम।
कंपेयर विद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, कंपेयर विद मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज पर मंथ, दैट इज 60,000 रुपीज पर एनम। मैक्सिमम 60,000 रुपए तक का डिडक्शन आपको इस सेक्शन में मिल सकता है। तो आपको बराबर से देखना होगा तीन लिमिट्स। 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, सर एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब क्या? वही जो वहां पर था, ठीक है, जैसे जीटीआई माइनस एलटीसी, जीटीआई माइनस एलटीसीजी माइनस 111 एसटीसीजी माइनस ऑल डिडक्शंस इन चैप्टर 6 से एक्सेप्ट नाउ एटीजीजी। अब एटीजीजी को छोड़कर बाकी सारे डिडक्शंस निकाल दोगे तो आपको एडजस्टेड टोटल इनकम मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर एक पीजीबीपी वाला कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस को या रूरल डेवलपमेंट वालों को डिडक्शन करता है, पेमेंट करता है, तो उसको पीजीबीपी में डिडक्शन मिलता है। अगर आपको याद है तो पीजीबीपी वाला अगर साइंटिफिक रिसर्च वालों को डोनेशन देता है तो उसको डिडक्शन मिलता है। तो अगर मैं पीजीबीपी वाला नहीं हूं और मैं डोनेशन देता हूं तो आपको डिडक्शन एटीजीजीए में मिलेगा। तो ऑल असेसी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट नॉट हैव पीजीबीपी इनकम, क्योंकि पीजीबीपी वाले तो ऑलरेडी वहां कवर्ड है। कहां पर? पीजीबीपी में। तो अगर मेरी पीजीबीपी इनकम नहीं है, मेरी एचपी इनकम है, मेरी आईएफओएस इनकम है, मेरी सैलरी इनकम है और मुझे डिडक्शन चाहिए तो भी आपको मिलेगा। मेरी सैलरी इनकम है, मैं सैलरी इनकम कमाकर अपना एक साइंटिफिक रिसर्च वालों को डोनेशन दे रहा हूं, मैं एचपी इनकम कमाकर साइंटिफिक रिसर्च वालों को डोनेशन दे रहा हूं, तो क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा? एटीजीजीए में मिलेगा। लेकिन फिर से यहां पर बोला है सिर्फ मॉनेटरी डोनेशन एटीजी जैसा, यहां पर आपको नॉन मॉनेटरी डोनेशन नहीं मिलेगा। डोनेशन इन काइंड दोगे तो नहीं मिलेगा, और 2,000 रुपए के ऊपर का डोनेशन दे रहे हो तो आपको अदर देन कैश देना है। कैश में दोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। एटीजीजीबी और जीजीसी दोनों सेम है। दोनों सेक्शन के अंदर आप पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये भी पॉलिटिकल पार्टी का ही पार्ट होता है, पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हो। दोनों सेक्शन में सेम है। सेम फर्क क्या है? यहां पर इंडियन कंपनी दे रही है, बस यहां पर इंडियन कंपनी। एटीजीजीबी में अगर इंडियन कंपनी देगी तो डिडक्शन मिलेगा, और एटीजीजीसी में अदर देन इंडियन कंपनी। अदर देन इंडियन कंपनी में कौन होगा? अगर लोकल अथॉरिटी है, आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शनल पर्सन है, तो फंडेड बाय गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट फंड है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। नॉट फंडेड बाय गवर्नमेंट, और एनी अदर पर्सन है तो वो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है। तो फर्क दोनों में यही है कि यहां पर इंडियन कंपनीज है, यहां पर बाकी बैलेंसिंग फिगर असेसीज कवर्ड है। अब यहां पर डोनेशन कैसा होना चाहिए? अगेन मॉनेटरी डोनेशन इन काइंड दोनों में नॉट अलाउड, मॉनेटरी डोनेशन इन काइंड दोनों में नॉट अलाउड। फर्दर दोनों के अंदर आपको एक बूटी कौड़ी भी कैश देना अलाउड नहीं है। पूरा का पूरा डोनेशन आपको कैश में नहीं करना है, 1 रुपया भी। जैसे पिछले सेक्शन में यहां पर और एटीजी में 2000 तक तो कैश चलता था ना, यहां पर तो पॉलिटिकल पार्टी के केस में 1 रुपया भी कैश डोनेशन अलाउड नहीं है। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जाम, एटीजेजेए। अगर आप अपनी कंपनी में नए एम्प्लॉइज को नौकरी पे रखते हो तो आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये डिडक्शन किसको मिलेगा? जो बिजनेस करता है उसको मिलेगा, और जिसके लिए टैक्स ऑडिट अप्लाइड है उसी को मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा। जिसके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, टैक्स ऑडिट किसके लिए एप्लीकेबल होता है? जिसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है उसके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। तो ये छोटे मोटे एसएससीज के लिए नहीं है। जिसका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है उन सारे एसएससीज को गवर्नमेंट यहां पर ये बेनिफिट देगी। प्लस 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 कितना बेनिफिट देगी? 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, और डिडक्शन अलाउड होगा 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के लिए। 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, और 3 साल के लिए मिलेगा। इस साल भी मिलेगा जब आपने एम्प्लॉय को हायर किया, और अगले 2 साल भी मिलेगा। वो जो एम्प्लॉय को आप सैलरी वैलरी दे रहे हो ना, वो डिडक्शन तो आप पीजीबीपी में लोगे ही, उसके अलावा सपोज 10 लाख की सैलरी दिया तो वो तो मिलेगा ही, प्लस 30% 3 लाख रुपया और चैप्टर 6 में भी डिडक्शन मिल जाएगा। अब आप सवाल पूछोगे एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या आता है, तो अब बारीकी से सुनना पड़ेगा। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या आता है? जो भी टोटल एमोल्यूमेंट्स मतलब जो भी टोटल अमाउंट जो आप अपने एम्प्लॉय को पे कर रहे हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो आ जाएगा एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। अब अगर नया बिजनेस है, ये पहला साल है बिजनेस में, तो आपने जो भी पेमेंट किया उसको, जितने भी एम्प्लॉयज को जो भी पेमेंट किया वो सब कुछ एडिशनल एम्प्लॉय होगा। क्योंकि अगर नया बिजनेस है तो हर एक एम्प्लॉय एडिशनल ही हुआ ना, नया बिजनेस में तो हर एक एम्प्लॉय एडिशनल ही हुआ। और नए बिजनेस में तो आप कैश में पे करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नए बिजनेस में तो कैश में भी चलेगा। नया बिजनेस में सपोज अगर आपने 15 एम्प्लॉयज हायर किया तो उनको जो भी पेमेंट कर रहे हो वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, चेक में पे करोगे तो भी चलेगा, कैश में पे करोगे तो भी चलेगा। लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर कुछ केसेस में निल मान लेंगे। पहला, अगर आपका टोटल एम्प्लॉयज का स्ट्रेंथ बढ़ता नहीं है, पिछले साल के लास्ट डे पर 100 एम्प्लॉयज थे, इस साल के लास्ट डे पर 90 एम्प्लॉयज है, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्लस अगर आपने अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट किया
तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ना चाहिए और आपको पेमेंट भी ये 4 मोड से करना चाहिए इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में आपका स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए और पेमेंट भी 4 मोड से करोगे तो ही डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। न्यू बिजनेस के केस में जो भी एम्प्लॉय हायर कर रहे हो वो स्ट्रेंथ बढ़ाने ही वाले हैं, साथ साथ में उनको कैश में पे करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? वही एम्प्लॉय जिसकी वजह से आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ जाना चाहिए। पिछले साल के लास्ट डे के कंपैरिजन में करंट ईयर के लास्ट डे में आपका टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है तो उसको हम लोग एडिशनल एम्प्लॉय मानते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को हम लोग एडिशनल एम्प्लॉय में नहीं काउंट करेंगे, जैसे अगर एम्प्लॉय का एमोल्यूमेंट्स पर मंथ 25,000 से ज्यादा है तो वो एडिशनल एम्प्लॉय में नहीं माना जाएगा, उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। या अगर एम्प्लॉय को आपने 240 दिन से कम के लिए हायर किया है, पूरे साल में उसको नौकरी के लिए 240 दिन से कम के लिए रखा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। हां, अपैरल बिजनेस, फुटवेयर और लेदर बिजनेस के अंदर 240 को गवर्नमेंट ने गिराकर 150 दिन कर दिया है। अपैरल, फुटवेयर और लेदर बिजनेस में 150 दिन तक भी रह लेता है तो भी चल जाएगा, लेकिन बाकी दूसरे बिजनेस में 240 दिन तो कम से कम एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा। थर्ड, जो एम्प्लॉय पार्टिसिपेट नहीं करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, जो भी एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको भी हम लोग एडिशनल एम्प्लॉय में काउंट नहीं करते हैं, उस एम्प्लॉय के ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। फोर्थ, एक एम्प्लॉय जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम खोल के रखी है उसके लिए भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर कोई एम्प्लॉय को आप करंट ईयर में हायर करते हो और करंट ईयर में वो 240 दिन और 150 दिन से कम रहता है, क्योंकि उसको आपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हायर किया, ठीक है, तो वो कैसे 240 दिन कंप्लीट करेगा? तो उसको अगले 2 साल बेनिफिट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ही कैन टेक द बेनिफिट इन द नेक्स्ट 2 इयर्स डेफिनेटली, ठीक है। अब लास्ट चीज बट नॉट लीस्ट, एमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? एमोल्यूमेंट्स मतलब जो भी एम्प्लॉय को आप पे कर रहे हो वो एमोल्यूमेंट्स है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें नहीं आएगी। देखो जैसे एनी अमाउंट और कंट्रीब्यूशन पेड बाय और पेएबल बाय एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड, ये सब फंड में अगर एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है तो नहीं आएगा, और अगर रिटायरमेंट बेनिफिट वाले पेमेंट कर रहा है तो वो भी एमोल्यूमेंट में नहीं आएगा, जैसे वीआरएस, ग्रेजुइटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, ये सारी चीजें भी आप एमोल्यूमेंट के अंदर नहीं लोगे, चेक कर लो। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते, 80QQB। 80QQB के अंदर क्या बोला है? अगर कोई ऑथर कोई बुक लिखता है तो उसको यहां पर डिडक्शन मिलेगा 3 लाख रुपए तक, ठीक है। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा, रेजिडेंट को मिलेगा, एक ऑथर को मिलेगा, जॉइंट ऑथर को भी मिल जाएगा अगर आप जॉइंट को ऑथर हो, 2-3 लोग मिलकर बुक लिख रहे हैं, ठीक है। अब कैसी बुक लिख रहे हो? लिटरेरी बुक, आर्टिस्टिक बुक, साइंटिफिक बुक, ये सब फालतू बुक नहीं। ब्रोशर लिख रहे हो, कमेंट्री, डायरी, जर्नल, स्कूल का टेक्स्ट बुक, गाइड, मैगजीन, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, उन लोगों के लिए नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो कितना डिडक्शन मिलेगा? लमसम रहेगा, लोगे लमसम रॉयल्टी लोगे तो भी मिलेगा, और अगर या मंथली रॉयल्टी लोगे तो भी मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम 3 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा यहां पर, इससे ज्यादा यहां पर और कुछ नहीं बोला गया, कुछ खास नहीं है, ठीक है। 80 RRB भी वैसा ही पॉइंट है, यहां पर भी आपको 3 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा अगर आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हो, उसको पेटेंट करवाते हो, पेटेंट करवाने के बाद उसको क्या करते हो आप, उससे रॉयल्टी कमाते हो, तो यहां पर भी आपको पेटेंट डेवलप करके रॉयल्टी कमाओगे तो 3 लाख रुपए का डिडक्शन आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है। तो कुछ खास नहीं, यहां पर चेक कर लो। Now next, very 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 important deduction, 80TTA, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। किसको मिलता है? अगर इंडिविजुअल हो, HUF हो, रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, सबको मिलेगा। और अगर आप जाकर किसी बैंक के अंदर या कोऑपरेटिव बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट खोलते हो, सेविंग अकाउंट, और उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर आपको मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। कंपेयर विद एक्चुअल 6,000 है तो 6,000 मिलेगा, एक्चुअल 12,000 है तो 10,000 रुपए का पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा 80TTA के अंदर, ठीक है। अब 80TTB किसके लिए? सिर्फ सीनियर सिटीजन जो रेजिडेंट है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए जबरदस्त बेनिफिट है, जो 80TTA के अंदर भी नहीं था। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए क्या बेनिफिट है? उनके लिए तो 50,000 रुपए तक का डिडक्शन है, प्लस उनके लिए तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस से कोई भी डिपॉजिट का इंटरेस्ट, सिर्फ सेविंग नहीं, FD का इंटरेस्ट भी माफ है, सेविंग का इंटरेस्ट भी माफ है, और RD का, रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी माफ है। तो अगर आप रेजिडेंट और सीनियर सिटीजन हो तो आप 80TTB में आओगे, और आप बचे हुए लोग हो तो आप 80TTA में आओगे। तो रेजिडेंट, सीनियर सिटीजन 80TTB में 50,000 तक, और सिर्फ सेविंग नहीं, यहां पर तो आपको FD और RD का डिडक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन आपको दिमाग में रखना है। हाँ, दोनों 80TTA और TTB दोनों साथ में नहीं ले सकते हो, दोनों में से कोई भी एक मिलेगा, दोनों साथ में आपको नहीं मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो या AOP BOI हो तो पार्टनरशिप फर्म और AOP BOI का डिडक्शन पार्टनर नहीं ले सकता है, मेंबर नहीं ले सकते हैं, वो अलाउड नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है।
सो दैट्स इट फॉर द डे। तो आज के रिवीजन वीडियो में हमने कॉम्प्रिहेंसिवली क्लबिंग चैप्टर रिवाइज कर लिया, कॉम्प्रिहेंसिवली सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड रिवाइज कर लिया, और मोर कॉम्प्रिहेंसिवली चैप्टर 6 का डिडक्शन भी रिवाइज कर लिया। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगला रिवीजन वीडियो सैलरी पे आने वाला है। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।